भूत और चुड़ैल की सोने की ट्रेन। नंदा गांव के पास के स्टेशन से एक तेज रफ्तार में सोने की ट्रेन आ रही थी, जिसमें काफी सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। खिड़की और दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, बहुत डर लग रहा है माँ जी। मुझे लगता है अब हम सब बचेंगे नहीं, खलास ही हो जाएंगे। हे भगवान, ये ट्रेन अचानक से ऐसे कैसे चल रही है। अरे खोलो दरवाजे को, अरे टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी भैंस की आंख, अरे खुल जा। तभी उनके सामने भूत और चुड़ैल आकर कहती हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ से बचकर बाहर जाना नामुमकिन है। और शुक्र मनाओ कि तुम एक सोने की ट्रेन में घूम रहे हो। तुम जानते हो तुम सब लोगों का अब क्या होने वाला है। तुमने कभी सोचा नहीं होगा, यहाँ से ऐसी जगह पहुँच जाओगे कि वापस आने का मन भी नहीं करेगा। अरे भगवान से डरो, अरे जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमारी जॉब ही यही है। चुड़ैल जी, आप तो लेडीज है ना, हमारी भावनाओं को समझिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अबे हट, है कौन तू? ए मैं नहीं तो कौन बे? हाँ बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? माना मैं भूतनी चुड़ैल नहीं है, ओके, पर लड़ना की क्षमता बहुत है। ए असल देख कर यहाँ रैपिंग करने की मत सोच, बहुत बसड़ है यहाँ, तू टिकेगी नहीं। मैं भी एक जमाने में गाना गाती थी। अरे तुम लोग कन्वर्सेशन बंद करो और चुड़ैल साहिबा, लोगों को डराने में ज्यादा ध्यान दो। हाँ जी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल ट्रेन में हाहाकार मचाते हुए सभी लोगों को उनकी सीट में बांध देती है। आखिर यह भूत और चुड़ैल कौन थे जो सोने की ट्रेन में ले जा रहे थे? आखिर सोने की ट्रेन का क्या रहस्य था? पूरी बात जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। नंदा गांव से 1 मील दूर शर्मिला और पवन पति पत्नी रहते थे। उन दोनों की नौकरी एक बहुत बड़े महल में चपरासी और नौकरानी का काम करने के लिए लगी थी, जिसके लिए उन्हें लोकल ट्रेन से रोज अप डाउन करना पड़ता था। ऐसे ही आज भी वो लेट हो रहे थे। तभी टिफिन पैक करते हुए शर्मिला कहती है, अजी ये लीजिए, आपका खाना बन गया है, पकड़ लीजिए। मैं घर में ताला लगा देती हूँ, आप आगे आगे चलिए। ठीक है, जल्दी करना, कहीं स्टेशन पर हमारी ट्रेन न छूट जाए। तभी दोनों जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। इतनी दूर से चलकर भी आधे घंटे में ट्रेन आने से पहले पहुंच गए। सही बोले तुम, लेट होते हैं तो अगली ट्रेन से जाने पर मालकिन बहुत डांटती है। अरे भैया, ट्रेन आ गई, जल्दी से चले जाना अपना सामान लेकर। देखो देखो पवन जी, वह कितनी फिराक में है। जल्दी से ट्रेन पर लपकने के लिए हम भी चले, वरना हमें सीट नहीं मिलेगी। सीट छोड़ो, सही से खड़े होने की जगह भी मिल जाए तो बहुत है। अभी 2 स्टेशन पार करते करते ट्रेन गंदे तरीके से भर जाएगी, जैसे चूहे बिल्ली भर कर ले जा रहे हो। अजी वो तो है ही। तभी मुकुंद स्टेशन पर लोकल ट्रेन आ जाती है, जिसमें सुबह के सभी आने जाने वाले यात्री भगदड़ स्वरूप चढ़ जाते हैं। कोई कहीं भी चला जाता है तो किसी का हाथ कहीं भी लग जाता है, तो कोई किसी के पांव को रौंद कर आगे बढ़ जाता है, कोई खिड़की वाली सीट के लिए लड़ झगड़ कर बैठ जाता है। शर्मिला और पवन भी जैसे तैसे सीट पर आकर बैठ जाते हैं, और जब ट्रेन अच्छे से भर जाती है तो वह चलने लगती है। धधक 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 धधक। कुछ देर बाद दोनों अपने काम करने की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां शर्मिला बर्तन साफ कर रही होती है और पवन पौधों में पानी दे रहा होता है। तभी मालकिन रमा कहती हैं, अरे पवन जी, मेरे पति को ऑफिस जाना है, आप जरा इन्हें ड्रॉप करके आ जाइए। जी मालकिन। शर्मिला, वो मेरे अलमारी के कपड़ों को सही से जचा दो। जी मालकिन, आई। ये कहकर शर्मिला काम में व्यस्त हो जाती है। अगले दिन भी दोनों भागते हुए मुकुंद स्टेशन पर पहुंचते हैं और अपनी रोजमर्रा की तरह लोकल ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। फिर ट्रेन आने पर उसमें सवार हो जाते हैं, लेकिन रोज से ज्यादा आज उसमें काफी तादाद में भीड़ थी। धक्का मुक्की इतनी होती है कि शर्मिला के नाक से खून बहने लगता है और पवन के पेट में लग जाती है। दूसरे स्टेशन तक भीड़ और बढ़ जाती है, जिसकी धक्का मुक्की में दोनों जमीन पर गिरते हैं और कुछ लोग रौंद कर चले जाते हैं, जिसमें आधे लोग मर जाते हैं। उन आधे लोगों में से पवन और शर्मिला भूत और चुड़ैल बनकर कहते हैं, इन भगदड़ वाले लोगों ने तो आतंक मचा रखा है, और सरकार को भी शर्म नहीं है कि भरी हुई ट्रेन में और यात्रियों को भर दिया है। इन लोगों ने हमारे साथ ठीक नहीं किया है, इसका बदला तो लेना ही होगा। पवन जी,
अधिकतर भूत चुड़ैल मरने के बाद बदला लेते हैं, लेकिन हम सुधार करेंगे। हमारे साथ बाकी लोग भी मरे पाए हैं, ऐसा ना हो इसलिए हम एक अलग ट्रेन बनाएंगे जिसमें आकर हर इंसान खुश हो जाएगा। कोई भीड़ नहीं होगी, सब उस खिड़की से सुंदर नज़ारे को महसूस करेंगे। अरे वाह शर्मिला, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हम दोनों मिलकर ऐसा ही करेंगे। इस ट्रेन को एक सोने की ट्रेन में बना देंगे जिसे देखकर काफी लोग यहाँ आ जाएंगे और अंदर की सीटें भी लग्जरी होंगी। खाना अच्छा होगा और नज़ारे तो ऐसे दिखाएंगे कि पूछो मत। सरकार भी ऐसी ट्रेन बनाने में फेल हो जाएगी। जी बिल्कुल। ऐसा कहकर दोनों एक खराब ट्रेन को अपने जादू से चलती फिरती सोने की लग्जरी ट्रेन बना देते हैं जिसमें खाने पीने की सुविधा थी और एसी भी था। तभी भूतिया पति पत्नी ट्रेन चलाकर मुकुंद स्टेशन पर ले जाते हैं, जहां सोने की ट्रेन को देखकर सभी लोग उसमें चढ़ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या ढिंचिक ट्रेन है, अंदर से तो एकदम मक्खन है, मक्खन। और ऐसा भी है, लगता है सरकार पर ज्यादा ही पैसा आ गया। माँ जी जरा ये देखना कितनी अच्छी ट्रेन है, और इसके तो टिकट भी नहीं है, फ्री की ट्रेन है। सही बोली बहू, पूरे देश की ऐसी ट्रेन हो जाए तो मजा ही आ जाए। तभी ट्रेन के दरवाजे खिड़की अचानक से बंद हो जाते हैं और ट्रेन फास्ट स्पीड में चलने लगती है। बैठे हुए यात्री डरकर कहते हैं, बहू ये क्या हो रहा है? माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, दरवाजे खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी इसे भी दरवाजा टूटता नहीं है। तभी भूतिया पति पत्नी उनके सामने आकर कहते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। जानते हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? हम अभी बताते हैं। अपने जादू से चुड़ैल और भूत सभी लोगों को उनकी सीट पर बिठा देते हैं, जहाँ उन सबकी सीट के सामने उड़ता हुआ बढ़िया स्वादिष्ट खाना उड़ते हुए आता है। और चुड़ैल कहती है, हम तुम लोगों को डराना नहीं चाहते थे, बस हम परेशान करने वाले भूत चुड़ैल नहीं हैं। आप सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने खाना भिजवाया है और आपको ऐसा नज़ारा दिखाएंगे कि आप देखते ही रह जाओगे। बिल्कुल, ये सोने की ट्रेन ऐसी है कि आप में से किसी का भी यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करेगा। ये देखिए। तभी भूत और चुड़ैल सोने की ट्रेन को उड़ाते हुए समुद्र का दृश्य दिखाते हैं, फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सैर कराते हैं, फिर चांद और तारों से भरे अंतरिक्ष की सैर कराते हैं, जिसे देखकर कबीर कहता है, अरे वाह, इतना सुंदर अद्भुत नजारा है। ये सब देखने के लिए तो हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते, लेकिन तुम दोनों ने हमें इस ट्रेन से सब कुछ दिखा दिया और खाना तो एकदम बेस्ट है। हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है ना माँ जी? ये तो कुछ नहीं है, आगे आगे देखो। भूत के ये कहते ही सभी लोग खिड़की से फिर से बाहर देखते हैं, जहां उन्हें देखने को मिलते हैं चीन की दीवार, माचू पिच्चू, ताजमहल, कॉलेजियम आदि। ये देखकर यात्री खुश होकर कहते हैं, आप लोगों से खामखा डर रहे थे, लेकिन आप तो बहुत अच्छे चुड़ैल और भूत हैं। आपके जैसा और भी लोग सोचे, ये सरकार ही सोचती तो अच्छा होता। मुझे समझ नहीं आया कि आपने ऐसा किया क्यों? आपको क्या मिला हमें ये सब नजारे दिखाकर? पेड़ बढ़के की ट्रेन में काफी लोगों के आने से दबकर हमारी मौत हो गई। ऐसा किसी और के साथ ना हो और ट्रेन के मजे ले पाए, इसलिए हमने सोने की एसी ट्रेन बनाई। अरे वाह, सच में आपने बहुत अच्छा किया। इस तरह भूत और चुड़ैल उन्हें और भी सैर कराते हैं। फिर उन्हें वापस स्टेशन छोड़ने के बाद वो और भी लोगों को सोने की ट्रेन की सैर कराते हैं, जिसके बाद सभी आम लोग उस सोने की ट्रेन में मजा करते हैं और किसी सरकारी अधिकारी को पता भी नहीं चलता। ट्रेन पर सिर कटी चुड़ैल का साया। निजामी स्टेशन पर ट्रेन में सब लोग बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन में काफी हलचल होने लगती है। तूफान आता है, लाइटें जलने बुझने लगती हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? भला एक ट्रेन में तूफान कैसा? और कोई तो बताओ ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। डरो मत, तुम सब तो मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये चुड़ैल जैसी हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं कहाँ से आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो, तुम सब मुझे इतना ढूंढ रहे हो तो मैं यहीं आ जाती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल अब उनके सामने आती है, लेकिन एक भयानक रूप में, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल वो चुड़ैल एक सिर कटी चुड़ैल थी, जो अपने हाथ में कटे सिर को लेकर आ रही थी।
चुड़ैल को देखकर सब अपनी सीट पर सिमट जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपने ही मुझे बुलाया था ना? तो देखिए मेरा असली चेहरा, मैं कैसी लग रही हूँ? डरावनी, डरावनी। हाँ, पता है मुझे, मैं थोड़ी डरावनी लग रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा एक्सीडेंट होने से मुंडी मुझसे अलग हो गई। ऐसे में अपने से दूर कैसे मैं इसको होने देती, इसीलिए अपने साथ ही रखती हूँ। हैशटैग न्यू फैशन समझ सकते हैं आप। अरे मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा था, पर तुमने अपना जो इंट्रो दिया है ना, उस पर मुझे बहुत हंसी आ रही है। इसी बात पर मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हाय, माय नेम इज विराट। ओह विराट। जैसे ही विराट उसे अपना नाम बताकर हाथ आगे बढ़ाता है, तभी चुड़ैल उसके हाथ को काट लेती है और वो बहुत चिल्लाता है। लोग खौफ में आ जाते हैं। अरे रे, 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 अरे मर गया, मैं तो मर गया, काट डाला चुड़ैल ने मेरे हाथ को। और करेगा मुझसे दोस्ती? ला, अपना दूसरा हाथ भी दे दे। ये सिर कटी चुड़ैल तुझे हाथ कटा आदमी बना देगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो लड़का दूसरे डिब्बे की ओर भाग जाता है। वहीं चुड़ैल कहती है, किसी और को करनी है मुझसे दोस्ती? अरे नहीं नहीं, हमें बख्श दो, हमें कुछ मत करना। सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और चुड़ैल हाथ में कटा सिर लेकर लोगों की सीट पर घूमने लगती है। जैसे ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है, चुड़ैल वापस अपनी उसी जगह पर आ जाती है। दूसरे ट्रेन के लोगों को परेशान करने लगती है। उस ट्रेन के लोग भी सिर कटी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। वहां बैठा निखिल चुड़ैल की हर हरकत को भांपता है और उस पर बेखौफ नजर रखता है। क्यों रे चिकने, बहुत देर से देख रही हूँ, इन मोटी मोटी नजरों से क्या देख रहा है? वो मुझे डर लग रहा है, तू डर के मारे ही देख रहा था। अच्छा, ये लोग तो मुझे डर कर ऐसे नहीं देख रहे हैं। तुमने क्यों लोगों को इतना डराया हुआ है? आखिर इस ट्रेन पर तुम इतना हाहाकार क्यों कर रही हो? और तुम्हारा सिर ये कैसे कटा? ये सब बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती हूँ। अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हें भी मैं सिर कटा बना दूंगी। चुड़ैल इतना कहती है कि एक औरत ट्रेन के पंखे को उखाड़कर चुड़ैल पर फेंकती है। तभी चुड़ैल झटके के साथ पलटती है और उसकी मुंडी बोलने लगती है, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे चुड़ैल जी प्लीज उसे छोड़ दो, जाने दो उसे। नहीं नहीं नहीं, इसने मुझे बेवकूफ समझा, पर ये बेवकूफ ये नहीं जानती कि मैं सिर कटी चुड़ैल हूँ और मुझे टुच्ची मुच्ची चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी। ये कहते ही चुड़ैल उस औरत को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देती है और खुद भी चली जाती है। वहीं निखिल उसे ढूंढता रहता है। अरे अचानक से कहाँ चली गई? चुड़ैल भी इस ट्रेन से वापस उसी स्टेशन की किसी और ट्रेन में चढ़ जाती है और लोगों को परेशान करती है। तभी भागती हुई ट्रेन में एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है और कहता है, शुक्र है हम लोग इस ट्रेन में जल्दी चढ़ गए, वरना वो लोग तो हम दोनों को जिंदा मार डालते और हमेशा के लिए अलग कर देते। नहीं मोहित, ये लोग मुझे मार देते, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारे पास ही रहती। तभी चुड़ैल उन लोगों के पास आती है। दोनों चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल प्लीज हमें कुछ मत करना, बड़ी मुश्किल से तो अभी हमने अपनी जान बचाई है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही, बोलो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। वो हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए गांव से भाग गए, लेकिन गांव वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। अंदर जाकर बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी चुड़ैल हैं। शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, इसीलिए आप हमारा दर्द समझ रही हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा।
जहां एक तरफ चुड़ैल उन्हें अपनी कहानी बताती है, वहीं दूसरी ओर निखिल, जो उस ट्रेन में चुड़ैल को बहुत घूर रहा था, उसे आते जाते 2-3 बार चुड़ैल वहीं स्टेशन पर दिखती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। इस बात से परेशान होकर वो स्टेशन पर काफी पूछताछ करता है, जिसके बाद वो चुड़ैल के गांव में पहुंचकर भीमचंद के घर पहुंचता है। पहुंच गया। अब बस भीमचंद बाबा ही बता सकते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। बाबा, भीमचंद बाबा, आप यहीं रहते हैं ना? हाँ, बोलो, क्या काम है? बाबा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। दरअसल मैं एक लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। वो लड़की जो निजामी स्टेशन की ट्रेनों में ही अक्सर दिखती है, और वो एक सिरकटी चुड़ैल है। मुझे पूछताछ करने पर पता चला कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं इस बारे में, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? क्या करोगे? बाबा, वो चुड़ैल ज्यादा लोगों को परेशान तो नहीं करती? कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी दहशत से डरा कर रखती है, और उसकी आत्मा भी तो भटक रही है ना। तो जरूरी तो यही है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और हम सब लोग भी चैन से सफर कर सके बिना किसी खौफ के। ठीक है, मैं बताता हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। वैशाली रघुवीर नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो भी इसी गांव में रहता था, लेकिन जब गांव वालों ने उसके माँ बाप को बता दिया तो बात हर जगह फैल गई। तो उसके माँ बाप ने जबरन उसकी शादी किसी और से करानी चाहिए, लेकिन अंतिम क्षण वैशाली रघुवीर के साथ भागकर उसी स्टेशन पर जा पहुंची। दोनों पटरी को पार कर रहे थे। इतने में वैशाली ट्रेन को देखकर रघुवीर को बचा लेती है, पर खुद मर जाती है, जिसमें उसका सिर कट जाता है। और फिर तुम जानते ही हो। यानी अगर एक बार रघुवीर वैशाली की आत्मा को समझाए, तब शायद वो ये संसार छोड़कर मुक्त हो सकती है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। निखिल उस बाबा से पूछकर रघुवीर के घर तक पहुंच जाता है, और रघुवीर को सब कुछ बताकर वो उसी स्टेशन पर ले आता है, जहां चुड़ैल उन प्रेमी जोड़े की शादी कराकर आती है। रघुवीर जैसे ही वैशाली को पुकारता है तो चुड़ैल कहती है, रघुवीर, मुझे आपकी आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि मैं यही हूँ। मुझे बहुत याद आई तुम्हारी। तुम रघुवीर, यहाँ कैसे? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। वैशाली, मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अब ये संसार को छोड़कर तुम मुक्त हो जाओ। मैं नहीं चाहता इस संसार में तुम्हारी आत्मा भटकती रहे। लोगों को और डराकर परेशान मत करो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें भी मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए अभी तक शादी नहीं कर पाए। अब तुम्हें शादी करनी होगी। वैशाली, ये तुम वादा करो। ठीक है, कर लूंगा। इसी के बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। तब से फिर कभी सिरकटी चुड़ैल लोगों को नहीं दिखाई देती। चुड़ैल की ट्रेन पर बाढ़ का कहर। आजमगढ़ गांव के स्टेशन पर लोगों का अक्सर आना जाना था, लेकिन एक हादसे के बाद वहां लोगों का आना जाना कम हो गया। कुछ लोग तो इस जगह को भूतिया स्टेशन भी कहते थे, पर कुछ इन सबको नहीं मानते थे और फिर भी उसी स्टेशन से सफर करते थे। एक दिन गीता और पूर्वी अपनी माँ के साथ गांव जा रहे थे। तभी वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हैं। माँ, इस ट्रेन का टाइम तो हो गया है, फिर ये आई क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं बेटी, ये सब तो तुझे और पूर्वी को ही पता होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, भारी वर्षा होने के कारण ट्रेन 2 घंटे के लिए रद्द कर दी गई है। 1 बजे ट्रेन आएगी। ये लो माँ, हम तो वैसे ही ट्रेन के लिए 2 घंटे पहले आए थे। अब ट्रेन और 2 घंटे लेट हो जाएगी। हे भगवान, एक तो जल्दी जल्दी काम करके बिना कुछ खाए आ गई, ऊपर से ट्रेन लेट। माँ, आप ऐसा करो, यही खाना खा लो, हम ट्रेन में कुछ और खा लेंगे। वाओ, अब मैं यही दाल भात खाऊंगी। माँ बेटी स्टेशन पर बैठकर ही खाना खाती हैं। 2 घंटे बीत गए, तभी ट्रेन आ जाती है। माँ बेटी सहित बाकी लोग भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के दरवाजे झटके से बंद हो जाते हैं और लाइट जलने बुझने लगती है। ट्रेन में बैठे लोग डर जाते हैं। अरे गीता, पूर्वी, बेटा, ये ट्रेन में अजीब अजीब सा क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। माँ, आप परेशान मत होइए, बारिश के कारण ट्रेन की लाइट जल बुझ नहीं पा रही होगी सही से। हाँ हाँ माँ, मैं आपके साथ हूँ, डरिए मत। और भी तो लोग हैं ट्रेन में। जहाँ ये सब डर रहे होते हैं, उस डर का कारण कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो कि इस ट्रेन को चला रही थी, और वो कहती है,
तुम लोग जानते नहीं हैं कि ये ट्रेन मेरे कब्जे में, और अब मैं इन पर इतना कहर करने वाली हूँ कि कभी किसी ने ऐसा कहर देखा नहीं होगा। जरा इन लोगों के पास जाती हूँ। पर ट्रेन चलाएगा कौन? आइडिया। ओम ह्रीम क्लीम प्रकट हो चुड़ैल दासी मेरी, प्रकट हो। चुड़ैल के कहते ही उसी के जैसी दिखने वाली उसके शरीर से एक चुड़ैल निकलती है, जिसे वो आदेश देते हुए कहती है, देखो तुम मेरा ही अंश हो। जो मुझ में शक्तियाँ हैं अब वो तुम में भी है, और अब मैं तुम्हें जो बोलूँगी वही तुम्हें करना है। तुम इस ट्रेन को चलाओ, तब तक मैं आती हूँ। जो हुकुम मलिका। ये कहते ही चुड़ैल उन लोगों के पास जाती है, जिसे देखकर डरे हुए लोग और डर जाते हैं। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम सब लोग डर तो नहीं गए? ओफो, काफी डरे हुए हो। तुम्हें पता है ये ट्रेन कौन चला रहा था? मैं चला रही हूँ, और अब तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अरे अरे कौन हो तुम, और इस ट्रेन पर तुमने कब्जा क्यों कर रखा है? चाहती क्या हो तुम आखिर? बिना जलेबी की तरह बात को घुमाए हुए कहूँ तो मैं तुम सब लोगों को मारना चाहती हूँ। अरे हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? मुझे इंसानों से नफरत है। कुछ समय पहले मैंने ऐसे ही तुम लोगों की जान बचाई थी, लेकिन हुआ क्या? मैंने लोगों का अच्छा करना चाहा, पर मेरे साथ ही बुरा हो गया, और इसीलिए अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी तुम सबको। अब आएगा बाढ़ का कहर जो तुम सबको ले डूबेगा। ये कहते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से बाढ़ ले आती है, जहाँ ट्रेन के चारों तरफ पानी ही पानी था। खिड़की से ये देखकर लोग काफी डर जाते हैं। एक दो आदमी तो चुड़ैल से डरकर ट्रेन से कूद जाते हैं। छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें मत मारो। कोई नहीं बचेगा। बोला ना, पानी में समा जाओगे सब। चुड़ैल के ये कहते ही ट्रेन के आगे बाढ़ आती है, और चुड़ैल के बाढ़ का कहर ट्रेन को पानी में डुबो देता है, जिससे ट्रेन के लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और वापस कभी लौटकर नहीं आ पाते। वहीं चुड़ैल फिर लोगों को मारने के लिए उसी स्टेशन पर वही ट्रेन लेकर पहुंच जाती है। अनजान लोग इस ट्रेन में बैठ जाते हैं। चुड़ैल उन्हें भी मौत के घाट उतारने के लिए वही सब करती है जो उसने पहले के लोगों के साथ किया था। तभी ट्रेन की लाइट चली जाती है और मोमबत्ती जलाकर धीरे धीरे चुड़ैल आती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर कौन है वो, अनजान है कोई। कौन है मेहर? बचाओ मेहर, बहुत डर लग रहा है। ये मोमबत्ती लेकर कौन आ रहा है? आओ मुझसे मिलो, मैं आकांक्षा, जो अब चुड़ैल बन चुकी हूँ। मैंने सोचा चुड़ैल हूँ तो बॉलीवुड चुड़ैल की तरह एंट्री मारूं। अरे क्यों पीछे पड़ी हो हम सबके, और तुम यहाँ कैसे? क्योंकि तुम लोगों से अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। जैसे मैं मरी थी वैसे ही तुम सबको मार डालूंगी। कैसे मरी थी तुम? मैं अपनी मौत के बारे में बताना तो नहीं चाहती हूँ, पर तुम्हें वैसे ही मारना है, इसीलिए बता देती हूँ। पिछले साल की बात है, मैं स्टेशन पर आकर ट्रेन चलाया करती थी। मैं एक बहुत अच्छी ट्रेन चालक थी। वहाँ के अधिकारी को मेरा ट्रेन से लोगों को ले जाना इतना पसंद था कि उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। आज मुझे ट्रेन का प्रमोशन मिल गया। ऐसा लग रहा है मेरा ट्रेन चलाने का सपना पूरा हो गया हो। बचपन से ही शौक था कि बड़े होकर ट्रेन चलाऊंगी, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमें खुशी है कि हमारी रेलवे लाइन में तुम जैसी स्वतंत्र लड़की है, जो इतने सारे लोगों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा देती है। ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर। अब जाओ, ट्रेन और पैसेंजर्स तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी सर। ये बोलते ही आकांक्षा ट्रेन में आकर ट्रेन चलाती है, लेकिन कुछ देर बाद मौसम खराब हो जाता है। तेज आंधी तूफान चलने लगता है, और इसी बीच ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजरती है, जो नदी से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। वहीं ट्रेन में बैठे लोग घबरा जाते हैं। तेज बारिश के कारण बाढ़ का सारा बहाव ट्रेन की ओर आ जाता है। वहां ट्रेन अपने पटरी से उतर जाती है और बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ का झटका लगने से कुछ लोग नदी में गिर गए थे, जिन्हें बचाने के लिए वो ट्रेन से आधी लटक कर लोगों को बचाने की कोशिश करती है। हाथ पकड़िए मेरा,
कुछ नहीं होगा आपको। आकांक्षा इतना कहती है कि बाढ़ का एक तेज बहाव आता है जो पूरी ट्रेन को अपनी ओर खींच लेता है। सभी लोगों के साथ आकांक्षा भी मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, इन लोगों की वजह से मेरी जान चली गई ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बाढ़ का कहर मुझे लेकर डूबा था ना, अब मैं इस बार सबको लेकर डूबूंगी। अब समझ तो आ गया ना तुम सब लोगों को कि ऐसे ही मरोगे। चुड़ैल जैसे ही लोगों को मारने के लिए बाढ़ का आह्वान करती है, तभी एक साधु बाबा उस ट्रेन में बैठा उस चुड़ैल की सारी बातें सुनकर कहता है, तुझे क्या लगता है जैसे तू लोगों को मारती आई है वैसे ही तू हमें भी मार देगी? नहीं, तेरा अंत जरूर होगा। अंत तो तुम्हारा होगा। ये देखो, बाढ़ इसी ट्रेन की ओर आ रही है और ये ट्रेन बाढ़ में डूब जाएगी। बाबा, अच्छा हुआ आप इस ट्रेन में मौजूद हैं। जल्दी बताइए, इसे मारने के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेटा, चुड़ैल का विनाश 5 तत्व से होगा। बस तुम किसी तरह अग्नि ले आओ। इसे भस्म करने के लिए हवा, मिट्टी, पानी तो यही मौजूद है। मेहर, तुम अपना लाइटर दे दो इन्हें। हाँ, जी बाबा, ले लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चुड़ैल अपने जादू से साधु को गिरा देती है, पर वो साधु किसी तरह उस पर भस्म डाल देता है, जिससे एक तत्व तो पूरा हो जाता है। उसके बाद दूसरा तत्व अग्नि डाल देते हैं। तीसरा तत्व उसकी रूह था और बाकी 2 तत्व भी वहीं मौजूद थे। इस तरह चुड़ैल एक ही बार में भस्म हो जाती है, मगर बाढ़ का आता सैलाब उन सबको ले डूबता है। कैसे न कैसे करके कुछ लोग अपनी जान बचा लेते हैं और कुछ उसी बाढ़ के कहर में हमेशा के लिए खो जाते हैं। बर्फ में रहने वाली चुड़ैल। हेमंत बर्फ की बड़ी सिल्ली खरीदकर उसको अपनी साइकिल पर कसकर बांधकर चल पड़ता है। आज तो बड़े सस्ते में निपट गया। इतने कम कीमत में इतनी सारी बर्फ की ढेली मिल गई। वह बर्फ की सिल्ली से लदी साइकिल तेजी से खींचते हुए छोटा रास्ता जान पड़ने पर एक सुनसान जंगल से घर की तरफ जाने लगता है। तभी जंगल से निकलकर एक चुड़ैल अपने शरीर को खुजाते हुए कहती है, हाय रे, कितनी गर्मी है, कहाँ जाऊं? मेरा जंगल तो थार मरुस्थल बन गया है। चुड़ैल की खौफनाक नजर बर्फ की सिल्ली से टपक रहे पानी की बूंदों पर पड़ते ही वह मकड़ी की नाई रेंगते हुए बूंदों को पीकर कहती है, आहा, 2 बूंद जिंदगी की, वाह, बर्फ तो बड़ा सुकून दे रहा है। चुड़ैल के बुदबुदाने की आवाज सुनकर हेमंत पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो कहता है, ये आवाज कैसी थी? हो सकता है कि गर्मी से बर्फ की सिल्ली से पानी की बूंदें टपक रही हों। आवाज को नजरअंदाज करके वह दोबारा से साइकिल चलाने लगता है। तभी चालाक चुड़ैल उसकी बर्फ की सिल्ली पर सवार होकर कहती है, आजा मेरे राजा, तुझे फिल्म दिखाऊं मैं बर्फीली बारी में फायर लगाऊं। अब तो मैं इसी बर्फ की वादियों में रहूंगी। फिर चुड़ैल बर्फ की सिल्ली के अंदर समा जाती है। हेमंत घर आकर बर्फ को एक कोने में रख देता है और खा पीकर जमीन पर चादर बिछाकर सो जाता है। आधी रात वह खुद को भीगा महसूस करता है तो अचानक उसकी आंख खुल जाती है तो वह देखता है कि बर्फ की सिल्ली पिघलकर पूरे घर में फैल गई है। जिसके बाद माथे पर हाथ धरकर कहता है, हे राम, इस बर्फ ने तो बाढ़ का रूप धारण कर लिया है। फिर वो पूरा घर साफ सुथरा करने के बाद घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, पानी से शराब और इस गीले बिछौने पर नींद तो आने से रही। भोर के 4 बज गए हैं। क्यों ना इस बर्फ की सिल्ली को तोड़कर छोटे टुकड़े कर लूं, सुबह बेचने में आसानी होगी। वह बर्फ तोड़ने के औजार से जैसे ही बर्फ की सिल्ली पर वार करता है, चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर बाहर निकलकर बोलती है, तेरी मजाल कैसे हुई इस बर्फ को तोड़ने की? मरेगा, अब तू मरेगा। चुड़ैल अपनी आंखों की शक्ति से उस औजार को हवा में उछालकर हेमंत के गर्दन पर भोंक देती है और वह करहाते हुए कहता है, अरे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरी जान जा रही है। इससे पहले कि कोई इस मुर्दे को देखे, मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। क्यों ना मैं इसको बर्फ में ही बदल डालूं। चुड़ैल उसकी लाश को बर्फ में बदलकर अपने बर्फ की सिल्ली में शामिल कर लेती है और उसमें समा जाती है। कुछ वक्त बाद सुबह हो जाती है। तब मीठी कहती है, अरे उठ भी जाओ जी, और कितनी नींद मारोगे? सूरज सर पर चढ़ गया है। अरे भगवान, मेरे कानपुर में हड़ताल नहीं जो भोंपू की तरह बजे जा रही हो। जाओ जाकर हेमंत भैया से बर्फ खरीद लाओ,
वरना बर्फ के गोले कैसे बेचोगे? महेंद्र हेमंत के घर जाकर उसका दरवाजा पीटते हुए कहता है, दरवाजा खोलो हेमंत भाई, खोलो दरवाजा। अरे हेमंत भाई कहाँ हो? लाख आवाज लगाने पर भी कोई बाहर नहीं आता। फिर वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और वह अंदर घुसकर कहता है, अरे ये घर पर नहीं है। बाकी दिन तो सवेरे के 5 बजे हमारे घर पर धरना दे देते थे, आज है कहाँ आखिर ये? कुछ देर बैठकर इंतजार करने के बाद वो कहता है, अब और इंतजार नहीं कर सकता। बर्फ की घिसाई में भी वक्त लगता है, खुद ही बर्फ तोड़ कर ले जाता हूँ। महेंद्र बर्फ तोड़ने के औजार को उठाकर जैसे ही बर्फ की सिल्ली के पास आता है कि घर का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और खिड़कियां जोर शोर से चटकने लगती हैं। घर में खौफनाक अंधेरा छा जाता है, जिसे देख वह कहता है, अचानक दिन दहाड़े घर का माहौल एकदम से भूतिया होकर रात में कैसे छा गया? फिर बर्फ की सिल्ली तेजी से पिघलकर खून में बदलकर पूरे जमीन को सराबोर कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल बर्फ से बाहर आकर भड़कते हुए कहती है, अब तू भी मरेगा, तूने मेरी शांति भंग की है। अरे राम, ये कैसी चुड़ैल है जो बर्फ से बाहर कूद पड़ी? क्यों? गर्मी सिर्फ तुम इंसानों को लगती है, हम चुड़ैल में जान नहीं है, हमारे अंदर भी धधकती आग भड़कती है। अरे कितनी ज्वालामुखी भरी पड़ी है तेरे अंदर चुड़ैल, जो इसमें समाई बैठी है। ये मेरा बर्फ घर है, ये बर्फ मेरा घर है, जो भी इसको तोड़ेगा वो मरेगा। चुड़ैल उसको मारकर बर्फ में बदलकर उसे अपने बर्फ के घर में शामिल करते हुए कहती है, ये कमीने गांव वाले मुझे मेरे बर्फ के आशियाने में सुकून से जीने नहीं दे रहे, इन्हें एक एक करके ढेर करना ही होगा। तकरीबन 2 दिन गुजर जाते हैं। चुड़ैल उस घर में आने वाले हर शख्स को मारकर उसे अपनी बर्फ की सिल्ली में बदल देती। ये खबर पूरे गांव में दहशत की तरह फैल जाती है और गांव के लोग एक रात इस विषय पर चर्चा करते हुए कहते हैं, हरी काका, 2 दिन में ही उस बर्फीली चुड़ैल ने गांव के आधे लोगों को ढेर कर दिया है। कल मैंने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा, कैसे उसने महेंद्र को मारकर बर्फ बना दिया। पर ये बर्फ वाली चुड़ैल हमसे क्या चाहती है? हमें तो उसी घड़ी समझ जाना चाहिए था, जब गांव के जेठ आषाढ़ में पड़ने वाली कड़कती गर्मी पूस के जाड़े में बदलने लगी थी। क्या मतलब? एक चुड़ैल जब शक्तिशाली होती है तो वो अपनी बुरी शक्तियों से मौसम पर भी कब्जा करके उसे भी बदल सकती है। मतलब गांव में पिछले 2 रातों में जो मौसम ठंडा होकर बर्फीला कोहरा बरसा रहा है, वो इस बर्फीली चुड़ैल के कारण है। लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। समाधान तो है, पर यह बहुत कठिन है। समाधान बताइए काका। हमें इस चुड़ैल के साथ चतुराई से काम लेना होगा। हमारे गांव का मंदिर है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर। ये चुड़ैल हमको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी, क्योंकि रात में इसकी शक्तियाँ चरम सीमा पर होती हैं। तो क्यों हम चुड़ैल के हाथों मरने का इंतजार करें? हमें सिर्फ एक साथ सुबह का इंतजार करना है। सभी इस बात से अनजान थे। चुड़ैल उनकी बात सुन चुकी है। चुड़ैल कहती है, ये गांव वाले मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कल का सूरज आज की रात इन पर भारी पड़ने वाली है। चुड़ैल छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदलकर पूरे गांव में फैल जाती है और बर्फ की बड़ी सिल्ली पर बैठकर कहती है, सब मरोगे। घर में छुपे सभी लोग ये देख रहे थे। तभी मंगल कहता है, हरी काका, ये चुड़ैल कैलाश नगरी क्यों बना रही है? यह तमाम बर्फ के टुकड़े इस चुड़ैल के बिछाए जाल हैं। अगर गलती से हमने इसे छू लिया तो हम वहीं जम जाएंगे। गांव वाले होशियारी से काम लेते हैं और चुड़ैल के बनाए मायाजाल से बच जाते हैं। कुछ देर बाद सूरज की किरणें फूट पड़ती हैं और चुड़ैल छटपटा कर कहती है, आज सूर्योदय इतनी जल्दी कैसे हो गया? मुझे इस रोशनी से बचना होगा। हमको इस चुड़ैल को इस धूप की रोशनी से भागने से रोकना होगा। सभी जन भगवान का अभिषिक्त लाल कपड़ा चुड़ैल पर फेंक देते हैं। चुड़ैल होशियारी दिखाकर बर्फ की सिल्ली में घुस जाती है। हमें इस बर्फीली चुड़ैल के इर्द गिर्द चक्कर बनाकर इस कपड़े को हटाना होगा। सूरज की रोशनी जैसे ही बर्फ पर पड़ेगी, चुड़ैल की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और वो दम तोड़ देगी। वह चुड़ैल को अभिमंत्रित सिंदूर चक्र के अंदर कैद करके कपड़ा हटाते हैं, जिस कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और चुड़ैल तड़प कर कहती है, आ,
छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझ चुड़ैल पर तरस खाओ। ये चुभती जलती किरणें मेरे शरीर पर तेजाब के जैसे असर कर रही हैं। बर्फ के पिघलाव के साथ अंत में चुड़ैल लावे की तरह फूट पड़ती है और मरते हुए कहती है, हाय गर्मी। जिसके बाद गांव में से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते। एक बहू की 4 चुड़ैल सास। मैं रंजू को माफ नहीं करूंगी। मैं उसको उसकी गलती का एहसास जरूर दिलाऊंगी। उसकी गलती का एहसास सिर्फ तू ही नहीं बल्कि हम भी दिलवाना चाहते हैं। आखिर उसको ये एहसास तो होना ही चाहिए ना कि उसने अपनी सासों के साथ कितना गलत किया है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हमारा बेटा एक लड़का था, लेकिन इस डायन ने तो हमसे हमारा इकलौता बेटा भी छीन लिया। कोई बात नहीं, अब तुम तीनों शांत हो जाओ। जब वो आएगी तब हम अपना काम शुरू करेंगे, समझी तुम सभी? सारी चुड़ैल अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कर देती हैं और कुछ समय बाद जब रंजू बाहर से अपने घर में आती है तो वो खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो अपने पति रोहन जी के लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। इतना कहकर रंजू खाना बनाने लगती है कि तभी किचन की लाइट ऑटोमेटिकली चली जाती है। सिर्फ और सिर्फ किचन की लाइट को जाते हुए देख वो थोड़ी हैरान हो जाती है और हैरानी के साथ वो खुद से बोलती है, अरे ये क्या, मैंने तो बिजली का बिल पूरा भरा था, लेकिन यहाँ लाइट क्यों गई? बाहर हॉल की तो लाइट गई नहीं है। मैं इस बिजली वाले को फोन करके बहुत ही अच्छे से सुनाने वाली हूँ। वो खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसको एक आवाज आती है, तू बिजली वाले को फोन करके सुनाए। अरे उसको सुनाने के लिए तेरे पास तेरा फोन बचेगा, तभी तो तू सुनाएगी ना। आवाज सुनकर रंजू बहुत ही डर जाती है और कांपते हुए बोलती है, कौन है? कौन है यहाँ पर? और मुझे इस तरह कौन डरा रहा है? रोशन जी, रोशन जी, क्या आप हैं? वो ये खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसके सामने रंजू की 4 चुड़ैल सास आ जाती है और अपनी 4 चुड़ैल सासों को देख रंजू बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और रोते हुए बोलती है, सासू माँ, तुम तो मर गई थी, तो तुम जिंदा कैसे हो गई? अरे मूर्ख, हम मर गए थे, लेकिन अब हम मामूली इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। चुड़ैल, क्या तुझे हमारा रंग रवैया देखकर पता नहीं चल रहा कि हम एक चुड़ैल हैं? सासू माँ, आपका रंग रवैया देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि आप मरी हुई हैं, लेकिन आप मरने के बाद वापस कैसे आ सकते हैं? क्यों, हम वापस क्यों नहीं आ सकते? तू हमें मार सकती है लेकिन हम वापस नहीं आ सकते? ऐसा नहीं हो सकता क्या? सासू माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो ना प्लीज, मुझे छोड़ दो। रंजू अपने दोनों हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके अपनी 4 सासों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी कि तभी वहां पर रोहन आ जाता है और उसे हाथ से हिलाते हुए बोलता है, रंजू, रंजू, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह इतनी घबराई और डरी हुई क्यों? रोहन जी, यहाँ पर आपकी 4 माँ हैं, वो मुझे मार देंगी, मुझे नहीं छोड़ेंगी, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मेरी 4 माँ तुम्हें कैसे मार सकती हैं? वो तो खुद इस दुनिया में नहीं रही, और मेरी माँ के बारे में इस तरह मत बोलो तुम। लेकिन रोहन, मैं सच बोल रही हूँ, वो मुझे मारने के लिए आई थी और वो मुझे मार देंगी, मुझे बचा लो रोहन, मुझे बचा लो। अरे बस भी करो रंजू, बहुत हुआ अब। इतना कहकर रोहन गुस्से से वहां अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद रोहन के कमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर रोहन खुद से बोलता है, अरे लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है ये? वो खुद से ये सवाल कर ही रहा था कि तभी उसकी माँ उसके सामने आती है और उससे बोलती है, अरे बेटा, ये मैं हूँ, देख तो जरा, तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। अपनी माँ को चुड़ैल के रूप में देख वो डरते हुए अपनी माँ से बोलता है, इसका मतलब ये हुआ कि रंजू सच बोल रही थी, आप सच में यहाँ पर हैं, आप तो चुड़ैल हैं, इसका मतलब आप सच में मेरी रंजू को मारना चाहती हो। आखिर क्यों माँ, क्यों आप चारों ऐसा क्यों कर रही हो? बेटा, हम तेरे सामने तेरी रंजू की सच्चाई लाना चाहते हैं। अरे बस भी करो, कैसी सच्चाई? तुम्हें तो अपने बेटे से प्यार ही नहीं था, इसीलिए तो मुझे छोड़कर चली गई, आत्महत्या कर ली तुम चारों ने। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर तुम्हारे लाडले बेटे पर क्या गुजरेगी। बस करो बेटा, बस करो, तुम्हें हम गलत लग रहे हैं। रुक, मैं तुझे तेरी ही पत्नी से सच्चाई उगलवाऊंगी और तुझे तेरी पत्नी का सच दिखाऊंगी। इतना कहकर सभी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती हैं।
जिसके बाद वो चारों रंजू के पास पहुंच जाती हैं और उसको डराने लगती हैं। चुड़ैल कभी रंजू को हवा में उड़ा देती है और हवा में उड़ाते हुए सोफे पर पटक देती है, तो कभी घर की टीवी चलाकर उसे खूब जोर जोर से डराने लगती है। डरते हुए रंजू कहती है, मुझे छोड़ दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रोहन के प्यार में अंधी हो गई थी। क्या हम तुम्हें रोहन से अलग कर रहे थे, जो तुमने हम चारों को हमारे बेटे से दूर कर दिया? तुमने हमारे इकलौते बेटे को हमसे दूर कर दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने हमारी जान कैसे ली? बताती हूँ मम्मी जी। जब आप मुझसे मेरी पहली रसोई करवा रही थी तब मैंने देखा रोहन आप सभी चारों के कुछ ज्यादा ही करीब थे। अगर मैं उनसे कभी भी कुछ भी मंगवाया करती तो मेरी ना सुनकर आप सभी की सुना करते थे। यदि मेरे लिए कुछ ला दे तो वो आप लोगों के लिए भी लाते थे। मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए मैंने आप सभी को भगवान के पास पहुंचाने की सोच ली और शाम के खाने के वक्त आप चारों के खाने में जहर मिला दिया। जैसे ही आप चारों ने खाना खाया वैसे ही आपकी मौत हो गई। इस तरह इस घर के साथ साथ मैंने रोहन पर भी अपना कब्जा जमा लिया। रोहन दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सब सुन लेता है, जिसके बाद वो वहाँ आ जाता है और रंजू को एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोलता है, रंजू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ को मारोगी। अरे मैं तो सोचता था कि मेरी माँ गलत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गलत मेरी माँ नहीं बल्कि तुम गलत हो। मुझे माफ कर दो रोहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरे किए पर बहुत ही पछतावा है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनते ही रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे धक्का मारते हुए अपने घर से निकाल देता है। ये देख उसकी चारों चुड़ैल माँ रोहन के सामने आती हैं और उससे बोलती हैं, बेटा रोहन, ये जैसी भी है तुम्हारी पत्नी है। माँ, मैंने इस डाइन के चलते आप लोगों को खो दिया। मैं इसको कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकता। लेकिन तुझे माफ करना होगा बेटा। अपनी इन मासूम माँ की बात मान ले, जिसने तुझे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और तेरी शादी करी। वो तेरी पसंद नहीं थी बल्कि हम सभी की पसंद थी, इसलिए तू हमारी पसंद को इस तरह मत ठुकरा। ठीक है माँ, आप सभी के कहने पर इस डाइन को मैं अपनी पत्नी का दर्जा देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर रोहन रंजू को अपना लेता है, जिसके बाद रंजू और रोहन खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो चारों चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती हैं। रंजू भी अब बिल्कुल सुधर चुकी थी। वो अब किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया करती।